नमस्कार बच्चों, मैं रेशमा यादव ब्रिजलाल जिंदल डीएवी स्कूल जाखल से। आज हम कर रहे हैं 10वीं कक्षा की पुस्तक कीर्तिका भाग 2 का पाठ जॉर्ज पंचम की नाक, जिसके लेखक हैं कमलेश्वर। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में चर्चा हो रही थी। रोज लंदन के अखबारों में खबरें आ रही कि शाही दौरे के लिए कौन कौन सी तैयारियां हो रही हैं। एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि महारानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर क्या क्या पहनेगी। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनसे पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो नहीं था। इंग्लैंड के अखबारों की कतरने हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकती नजर आती थी कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया है, जो कि 400 पाउंड का है। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी। प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियां देखने में आई। इधर जो था वो था कि बड़ी मुश्किल हो रही थी। दिल्ली का काया पलट हो रहा था, क्योंकि कोई छोटी बात नहीं थी। रानी आ रही थी और लेकिन एक बहुत बड़ी मुश्किल सामने आ रही थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, लेकिन एक चीज नहीं थी, नाक नहीं थी। इस नाक की एक लंबी दास्तां है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे। किसी वक्त आंदोलन हुए, राजनीतिक पार्टियों से प्रस्ताव पास किए गए, चंदा जमा किया गया, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए, बहसें भी हुई, अखबारों के पन्नों पर भी छपा कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। एक बार जो है आंदोलन चला, चारों तरफ हथियारबंद पहरेदार लगे हुए थे, पर फिर भी अचानक ही नाक गायब हो गई और रानी जो आए और नाक ना हो, इससे बहुत बड़ी परेशानी बढ़ गई। तब सरकार ने मूर्तिकार को बुलाया। मूर्तिकार जो था उसे पैसे का लालची था। आते ही उसने हुक्मनामों के चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उसके चेहरों पर, कुछ लटके हुए, कुछ उदास, कुछ बदहवास। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि जो ये लाट है, यानी कि जो मूर्ति है, वह कब बनी थी और इसका पत्थर कहाँ से आया था। इस तरीके से पूरी जो फाइलें थी वो छान दी गई। हुक्मनामों के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई जिसके जिम्मे यह काम दे दिया गया, जैसे भी हो यह काम होना चाहिए। और नाक का जो था वो जो नाक थी वो इज्जत का कारण बन चुकी थी। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मामले को हल कर दिया। वह बोला कि पत्थर की किस्म का ठीक से पता नहीं चला तो परेशान मत हो, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा। ऐसा कहकर वह हिंदुस्तान का उसने बारीकी से हर पहाड़ को छाना, परंतु उसे वह पत्थर नहीं मिला। फिर मूर्तिकार ने सोचा, क्यों ना वह किसी एक नेता की मूर्ति की नाक लगा दे। उसने हर नेता की मूर्ति को देखा, हर एक की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। अंत में मूर्तिकार ने सोचा, क्यों ना वह छोटे बच्चों की मूर्ति की नाक लगा दे, जो कि बिहार के सेक्रेटरिएट के बाहर लगी हुई मूर्तियां थी। तब उसने देखा कि उनकी नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। लेकिन जो मूर्तिकार था वह लालची था, यानी हार मानने वाला नहीं था। एक जिसके दिमाग में एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में आया और कमरे में कमेटी की जो बैठक हुई, दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। क्योंकि नाक लगाना एकदम जरूरी था, इसलिए उसने कहा कि 40 करोड़ में से किसी एक व्यक्ति की जिंदा नाक लगा दी जाए। बात के साथ सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभी ने सभापति की तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराएं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपको सिर्फ इजाजत देनी है। और कुछ देर के बाद मूर्तिकार को इजाजत दे दी गई। उस दिन अखबारों में केवल इतना ही छपा कि नाक लग चुकी है, जो कि एक जिंदा नाक की तरह है। लेकिन उस दिन अखबार में एक बात गौर करने की थी कि उस दिन देश में कहीं भी कोई भी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई भी रिबन नहीं काटा, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ, किसी का ताजा चित्र नहीं छपा, सब अखबार खाली थे।
पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वह भी एक बुत के लिए। बच्चों, ये था जॉर्ज पंचम की नाक पाठ। और अब इसके अभ्यास के प्रश्न है कि सरकारी तंत्र ने जॉर्ज पंचम की नाक में लेकर जो बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है। कहते हैं कि जो सरकारी तंत्र है पहले वो कुछ काम नहीं करता, हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है, लेकिन जब उस पर पड़ती है तो वह अपनी जिम्मेवारी है वह एक के ऊपर एक दूसरों को संभलवाते रहते हैं। प्रश्न है, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत बताएंगे? कहते जो महारानी एलिजाबेथ है उसका दर्जी था वो ये परेशान था कि महारानी ने 4 देशों के दौरे पर जाना था और उसके जो दर्जी था उसका परेशान होना जायज़ था कि महारानी किस समय कौन सा कपड़ा पहनेगी। और देखते ही देखते दिल्ली का कायापलट होने लगा। नई दिल्ली के कायापलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए। जो सरकारी इमारतें थी बेटा उनकी मरम्मत की गई, रंग रोगन किया गया, सड़कों के दोनों तरफ लाइटें लगाई गई, छायादार पेड़ लगाए गए और सबसे जो जरूरी बात थी वो थी जॉर्ज पंचम की नाक को लगाया गया। आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान से संबंधित जो वर्णन का दौर है वो चल रहा है। इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आप क्या सोचते हैं? इस प्रकार की पत्रकारिता जो है विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है? कहते इस प्रकार की जो पत्रकारिता है वो युवा पीढ़ी पर बहुत प्रभाव डालती है कि जो युवा पीढ़ी है वो ये तो देखती है चकाचौंध, वो ये नहीं देखती कि इन लोगों ने यहाँ तक की ऊंचाई तक जाने के लिए कितना संघर्ष किया है। वे उनके पहनावे से प्रभावित हो जाते हैं, उनके खान पान से प्रभावित हो जाते हैं और वह उनके जैसा बनना चाहते हैं और कई बार जो युवा पीढ़ी है वो भटक भी जाती है। अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या प्रयत्न किए? मूर्तिकार ने फाइलों को खोला, वह उस जगह पे गया, उसने सारे पहाड़ के पत्थरों को खोजा, उसने जो नेता हैं जो मर चुके हैं उनकी जो मूर्ति हैं उनकी नाक का नाप लिया, जो शहीद बच्चे थे उनकी नाक का नाप लिया, सभी की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी और अंत में उसने जिंदा नाक लगाने का सुझाव दिया। प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो कि मौजूद व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी, सब हुक्मनामों में एक दूसरे की तरफ ताका। पाठ में अन्य ऐसे कथन छाट कर लिखे, बच्चे ये आप करेंगे। जो नाक है वो मान सम्मान का प्रतीक है। यह जो कहानी है पूरी इस पर है। इस तरीके से आपने नाक के ऊपर कम से कम 8 या 10 मुहावरे आपने खोजनी है और उन्हें नोटबुक पर जो है उतारना है। अगला है, जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता यहाँ तक कि किसी बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेकर किस और संकेत करना चाहता है? वो ये और संकेत करना चाहता है कि उनका जो सम्मान है उन बच्चों का और नेताओं का वो जॉर्ज पंचम के सम्मान से बड़ा है। अखबार में जिंदा नाक लगने की खबर किस तरह प्रस्तुत हुई? उसमें सिर्फ इतना लिखा गया कि जॉर्ज पंचम की नाक लग चुकी है जो कि एक जिंदा नाक की तरह है और अखबार में और कुछ भी नहीं छपा। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ मान सम्मान नहीं था। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है कि वो ये कहना चाहता है कि जो हम भारतीय हम पे चाहे कोई कितना भी अत्याचार करता रहे, लेकिन कई बार हम इतना भावुक हो जाते हैं कि हम अपना मान सम्मान भी दूसरे के लिए भूल जाते हैं। जॉर्ज पंचम की नाक लगने की वाली खबर के दिन अखबार क्यों चुप थे? क्योंकि अखबार ने अपना विरोध प्रकट किया था। उन्होंने चुप रहकर, उस दिन कोई खबर नहीं छुपी और उन्होंने शांत रहकर अपना विरोध प्रकट किया। तो बच्चों ये थे अभ्यास के प्रश्न। बेटा आपने इस पाठ को ध्यान से पढ़ना है और अभ्यास के क्वेश्चन भी आपने अपनी फेयर नोटबुक पर लिखने हैं। धन्यवाद।